दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड इनसाइट। एनसीईआरटी फॉर ऑल के इस सीरीज में आज हम लोग बात कर रहे हैं खनिज एवं सेल के बारे में। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 चैप्टर्स पे बात कर चुके हैं और हम पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। आइए बात करते हैं इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे खनिज क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, सेल चक्र क्या होता है, एक खनिज कैसे बनता है, एक सेल कैसे बनता है, रॉक मटेरियल क्या होता है या फिर मिनरल से क्या होता है। उससे पहले हम सीखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होता है, एटॉम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। सो लेट्स बिगिन विथ, अगर हम बात करें पृथ्वी के सतह की, तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के तत्व देखने को मिलते हैं। इसकी बाहरी परत में ये तत्व ठोस रूप में होते हैं और आंतरिक परत में, जैसा कि हम लोग पहले ही सीख रहे हैं कि आंतरिक परत कैसी थी, पिघली हुई अवस्था में थी या अर्धतरल अवस्था में थी। तो पृथ्वी की जो संपूर्ण भूपर्पटी है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसमें लगभग 98% भाग में 8 जो प्रमुख तत्व हैं, वो 8 तत्वों से हमारी वो जो अर्थ सरफेस बनी है या जिसको हम क्रस्ट बोल रहे हैं वो बनी है। वो 8 कौन कौन से तत्व हैं? उसमें ऑक्सीजन है, जिसमें सबसे ज़्यादा 46.60% 46.60% है। उसके बाद सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो आप मुख्य रूप से इन चारों को याद कर लीजिएगा, 4 या 5 को, जिसमें से 4 मुख्य हैं। ऑक्सीजन, आपको जैसा कि पता होगा कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमारे पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला तत्व है, पदार्थ है। इसके बाद सिलिकॉन है। ऑक्सीजन का प्रतिशत अगर हम देखें तो लगभग 47%। यह बात कर रहे हैं हम स्थलमंडल पे। अगर हम वायुमंडल पे बात करें तो वायुमंडल में ऑक्सीजन दूसरे नंबर की गैस है। सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है और दूसरे पे ऑक्सीजन है। जबकि अगर हम पृथ्वी के सरफेस की बात करें या भूपटल की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिल रहा है। उसके बाद सिलिकॉन मिल रहा है लगभग 28%। उसके बाद एल्यूमिनियम है लगभग 8% और उसके बाद लौह तत्व हैं 5%। इन 4 तत्वों को ही अगर आप देखेंगे तो लगभग मोटा मोटा ये 80% हिस्सा घेरे हुए हैं। तो 8 तत्व ऐसे हैं जो कितने प्रतिशत हिस्से को घेरे हुए हैं? लगभग 98% हिस्से को घेरे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट देखने को मिलते हैं या बहुत तरीके के रॉक्स हमको देखने को मिलते हैं पृथ्वी की सतह पे। तो अगर हम मिनरल्स की बात करें, रॉक किससे बन रहा है? मिनरल्स के समूह का ही या संगठित समूह को ही हम लोग रॉक बोलते हैं या चट्टान बोलते हैं। तो भूपर्पटी पे आज तक लगभग कम से कम 2000 से अधिक प्रकार के खनिजों को पहचाना जा सका है। लेकिन इनके जो खनिज होते हैं, लगभग जो हम कह रहे हैं कि 2000 से ज़्यादा यहाँ पर पहचाने जा चुके हैं, तो इनका जो एक पैटर्न होता है वो सिर्फ एक 14 पैटर्न होता है कि ये किस तरीके से दिखते हैं। कोई जैसे हमको वर्ग के रूप में दिख रहा है, या कोई हमको एक क्यूब के रूप में दिख रहा है, कोई हमको हेक्सागोनल दिख रहा है, कोई हमको पेंटागोनल दिख रहा है। हेक्सागोनल जैसे एक ऐसी स्थिति दिख रही है, या पेंटागोनल अगर हम बोलें कि उसके 5 क्या हैं, 5 सतह हैं या 5 जो उसके कोण हैं वो हैं। तो इस तरीके से सिर्फ 14 पैटर्न ही हैं। 14 पैटर्न के जो भी चीज़ें हैं उनमें लगभग 2000 से अधिक हमको क्या देखने को मिल रहे हैं? डिफरेंट काइंड के हमको मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं। आइए बात करते हैं आगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे कि मिनरल्स आखिर बने कैसे। सबसे पहले होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनको हम बोलते हैं जो परमाणुओं के, ये परमाणुओं से भी छोटे उसके जो कण होते हैं उनको हम बोलते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, एटॉम पार्टिकल्स हम इनको बोलेंगे, एटॉम पार्टिकल्स। तो कोई भी एटॉम बनता है तो उसमें क्या होता है? उसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो साथ में होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होते हैं? ये दोनों साथ में होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एक अलग से बाउंड बनाता है। जैसे इसको हम इस तरीके से समझते हैं, ये एक कोई
एटॉम है। इस एटॉम के इस सेंटर पे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, लेकिन इसके बाहर एक मतलब अलग से वो रहता है इलेक्ट्रॉन, जो इनके साथ बाउंड में नहीं रहता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके बनाते हैं परमाणु, जिसको हम बोलते हैं एटॉम। तो डिफरेंट जो भी हम बातें करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, दैट नोन एज एटॉम। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, दैट नोन एज एटॉम। इससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एप्टॉन्स, क्वार्क या फर्मेनियस बोलते हैं। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एप्टॉन, क्वार्क और फर्मिनस जिसको हम बोलते हैं, उससे बनता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और डिफरेंट बहुत अलग अलग तरीके के जो कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के, उससे बनता है कोई भी एटम। और जब बहुत सारे डिफरेंट एटम्स के, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, अणु। अब डिफरेंट जो अणुओं का जो समूह होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वो बनाते हैं क्या, एलिमेंट्स, जिसको हम तत्व बोल रहे हैं या कण बोल रहे हैं, मूल तत्व या कण। ठीक है, तो इससे फिर क्या बोलता है, ये क्या है बेसिकली, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रिएट एलिमेंट्स। एंड जब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है वो बनाते हैं मिनरल्स। ठीक है, कोई भी मिनरल बनता है तो उसमें बहुत सारे तरीके के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और जब डिफरेंट काइंड के जो कॉम्बिनेशन होता है किसका, मिनरल्स का, वो बनाते हैं क्या, रॉक। मेन से एक रॉक बनने में हमको क्या चाहिए होते हैं, डिफरेंट काइंड के मिनरल्स चाहिए होते हैं। और एक मिनरल्स को बनने में हमको डिफरेंट काइंड के क्या चाहिए होते हैं, एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। एक एलिमेंट्स को उसमें बनने में हमको डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स, और एटम, मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए हमको डिफरेंट काइंड्स के एटम, और एटम को बनने के लिए हमको डिफरेंट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है किसके, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का। तो इसी से एक साइकिल बनता है, और इसी से हमारे जो भी सतह पे खनिज हैं या फिर रॉक मटेरियल हैं वो सब हमको देखने को मिलते हैं। होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। इसके बाद है खनिज और उसके प्रकारों की बात अगर हम बात करें। अब खनिज क्या है, खनिज बेसिकली जिसको हम क्या बोल रहे थे, मिनरल्स बोल रहे थे। मिनरल क्या है, मिनरल एक ऐसा प्राकृतिक क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक, ऑर्गेनिक हो सकता है या इनऑर्गेनिक हो सकता है। मीन्स एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है या इनऑर्गेनिक हो सकता है, लेकिन क्या है, नेचुरल है। उसकी पहली विशेषता क्या है, वह नेचुरल है, हाँ, मैन मेड नहीं है, नेचुरल होता है, कार्बनिक हो सकता है, ठीक है, या अकार्बनिक हो सकता है। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना होती है। जैसे आपने देखा होगा किसी भी, जैसे H2O है, इसकी क्या है, एक परमाणु संरचना है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। या फिर जैसे CO2 है, ठीक है, CO2, इसमें कार्बन का 1 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक परमाणुविक संरचना होती है। ठीक है, क्या होती है, एक परमाणुविक संरचना होती है जिसका अपना रासायनिक संगठन होता है और भौतिक गुणधर्म होता है, उसका अपना भौतिक क्या होता है, गुण होता है। तो हम अब मिनरल्स की बात करें तो मिनरल क्या हो सकता है, मिनरल एक ऐसा प्राकृतिक है, नेचुरल एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकता है, और उसका क्या होता है, अपना एक परमाणुविक जो उसकी संरचना होती है, और एक निश्चित क्या होता है, रासायनिक संगठन होता है, और अपने भौतिक गुण होते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, मिनरल। ठीक है, खनिज। तो खनिज, इसी आधार पे खनिज क्या होता है, 2 तरीके का होता है। खनिज 2 तरीके का होता है, एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है
अधात्विक खनिज। मैं आगे बात करूंगा धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज क्या है उसके बारे में। चलिए उसको समझते हैं कि धात्विक खनिज हम किसे बोल रहे हैं या अधात्विक खनिज हम किसे बोल रहे हैं। उससे पहले हम लोग कुछ और चीज़ें समझते हैं कि जो खनिज होते हैं उनकी अपनी कुछ भौतिक विशेषताएं होती हैं। वो भौतिक विशेषताएं क्या हैं? देखिए, कोई भी खनिज होता है उसमें क्या होता है, क्रिस्टल का बाहरी रूप होता है, ठीक है। वो किस तरीके का दिख रहा है, वो क्यूबिक दिख रहा है, ऑक्टागोन दिख रहा है, या किस तरीके से वो दिख रहा है, इन शेप में से वो किस तरीके का दिख रहा है, ये हमें बताता है कि वो क्रिस्टल का बाहरी रूप किस तरीके से है। वो चौकोर है या वो इस तरीके से दिख रहा है, घनाभ की तरह दिख रहा है, या वो इस तरीके से दिख रहा है कुछ फुटबॉल की तरह, या और कौन सी आकृति का दिख रहा है। तो दिस नोन एज क्रिस्टल, ठीक है। वो किस तरीके से दिख रहा है, घनाकार दिख रहा है, अष्टभुजाकार दिख रहा है, षट्भुजाकार दिख रहा है, प्रिज्म की तरह दिख रहा है, उसकी त्रिभुज की तरह दिख रहा है, तो ये बताता है हमको क्रिस्टल, ठीक है। आपने कभी प्रिज्म देखा होगा जिससे सूर्य का प्रकाश अलग अलग विबग्योर में फैल जाता है। तो इस प्रिज्म को आप देखोगे तो इसकी एक अलग सी आकृति होती है। तो यही आकृति है क्रिस्टल का। कोई भी मिनरल जब बनता है तो उसमें वो उसी तरीके के आकृतियों से, क्रिस्टल से मिलके बना होता है। उसका हर एक पॉइंट उसी तरीके के मिनरल्स या क्रिस्टल से बना होता है। दूसरा होता है विदलन। विदलन का मतलब होता है समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की जो प्रवृत्ति होती है। मीन्स ये जैसे कोई पत्थर है, ये इस तरीके से टूट रहा है तो ये पूरा पत्थर इसी तरीके से टूटेगा, ठीक है। या कोई इस तरीके से कोई पत्थर है, वो ऐसे लेयरिंग में टूट रहा है तो वो पूरा ऐसे लेयरिंग में ही टूटेगा। इसको बोलेंगे हम विदलन की दिशा, टूटने की उसकी दिशा कौन सी है, ठीक है, वह किस तरीके से ब्रेक हो रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं विदलन। तीसरा है विभंजन। विभंजन का मतलब क्या होता है कि जो उसके अणु होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से टूट रहे। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो, ये क्या है, पूरी अलग अलग लेयरिंग है। तो ये इस तरीके से ही इसकी पूरी लेयरिंग होगी। तो हम अगर इसकी एक लेयर टूट गई इस तरीके से तो हमको पता लगेगा कि इस तरीके से इसी लेयर में ब्रेक होगा। या जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो, ये इस तरीके से है इसकी संरचना, तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है। तो इसको बोल रहे हैं हम विभंजन। नेक्स्ट होती है चमक। चमक क्या होती है, किसी भी जो भी खनिज होता है उसकी अपनी एक क्या होती है, चमक होती है। वो मेटेलिक हो सकता है, रेशमी हो सकता है, ग्लॉसी हो सकता है। तो कोई भी खनिज होता है उसकी अपनी क्या होती है, एक चमक होती है। जैसे आप मूंगा देख रहे हैं या फिर आप और जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी अलग अलग तरीके के पत्थर या फिर जो भी वो मिनरल्स को पहन रहे हैं लोग, खनिजों को पहन रहे हैं, अपने हाथों में धारण करते हैं, गले में धारण करते हैं, तो वो उसकी चमक के आधार पर ही देखने को मिलता है। तीसरा फिर होता है रंग। किसी भी मेटल का क्या होता है या किसी भी मिनरल का अपना कलर होता है कि ठीक है, और वो कलर किससे होता है, उसकी जो परमाणुविक संरचना है उस पर निर्भर करता है। वो मेलाकाइट है, एज्यूराइट है, कैल्सोपाइराइट है, किस तरीके से है, तो यह बताता है उसके रंग को। फिर होती हैं उसमें धारियाँ। अब धारियाँ क्या हैं, किसी भी खनिज को पीसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग या किसी अन्य रंग का हो सकता है। जैसे यह एक पत्थर दिख रहा है, जिसको आपको इसमें दिख रहा होगा ऐसे इधर वाइट, इस तरीके से जो धारियाँ देखने को मिलती हैं। मीन्स जो भी मिनरल है उस मिनरल में और जो अलग तरीके का उसमें क्या आ चुकी हैं, जो हम कहेंगे बदलाव आ चुके हैं, ठीक है। ये भी किसी खनिज की क्या होती है, विशेषता होती है। नेक्स्ट होती है पारदर्शिता। पारदर्शिता आप देख सकते हैं इस फिगर में कि यहाँ से हमको दूसरी तरफ दिख रहा है, पीछे की भी चीज़ें देखने को मिल जा रही है। तो ये पारदर्शिता, जब हम यहाँ से किसी भी खनिज पे इस तरीके से अगर क्या डालेंगे प्रकाश, तो ये पीछे दिखता है। तो ये बताती है, पारदर्शिता बताती है कि खनिज कैसा है या मिनरल्स किस तरीके का है। नेक्स्ट होती है फिर उसकी संरचना। संरचना क्या बोलता है कि क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था,
वो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसकी संरचना। ठीक है, जैसे ये देखिए आप, यह हमको नमक का एक सिल्ली दिख रही है। तो इस नमक की सिल्ली में आप दो चीज़ें देख रहे हैं, देखिए एक नीला चीज़ दिख रही है आपको, सोडियम है, और एक ग्रीन चीज़ दिख रही है, वो क्या है, क्लोरीन है। तो NaCl, ठीक है, जो क्या होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसीलिए ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का बना होता है यह नमक की जो भी सिल्ली है। तो इसमें देखिए आप किस तरीके से पैटर्न है। ठीक है, सोडियम के अणु किस तरीके से आपको दिख रहे हैं, जो नीले दिख रहे हैं आपको, ब्लू कलर में दिख रहे हैं, और जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, ये क्या है, क्लोरीन। तो सोडियम क्लोराइड किस तरीके से, तो यह बताती है क्या, इसकी संरचना। जैसे हम वायुमंडल की बात करें, तो वायुमंडल की अगर हम संरचना की बात करें, तो वायुमंडल की संरचना तीन चीज़ों से मिलके बनी है। एक उसमें होता है धूलकण, ठीक है, वायुमंडल में। दूसरा होता है उसमें जलवाष्प, और तीसरा होता है उसमें क्या, धूलकण, जलवाष्प और गैसेस। तो इन तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना होता है हमारा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो भी मैं आप करूँ, उनके कॉम्बिनेशन से क्या बना था, उनके कॉम्बिनेशन से बन रहा था एटॉम, और डिफरेंट एटॉम के कॉम्बिनेशन से बन रहा था मॉलिक्यूल्स, और डिफरेंट मॉलिक्यूल से बन रहा था क्या, वहाँ वो कोई खनिज, या जिसको हम एलिमेंट्स बोल रहे थे, और डिफरेंट एलिमेंट्स से बन रहा था हमारा क्या, मिनरल। तो ये जैसे मिनरल है, ठीक है, NaCl, तो ये क्या है, ये डिफरेंट हमको क्या दिख रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और एलिमेंट क्या है इसमें, सोडियम और क्लोरीन। इसके बाद है उसकी कठोरता। कठोरता कितना कठोर है वो, धात्विक है, अधात्विक है, किस तरीके से है, उस चीज़ को हमको देखने को, किसी भी खनिज की अपनी जो रिजिडनेस है वो होती है। नेक्स्ट होता है भार, कि कोई भी खनिज होगा उसका अपना क्या होता है, वेट होता है, भार होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे धात्विक खनिजों को। अब धात्विक खनिज क्या है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। धात्विक खनिज बेसिकली क्या होते हैं, कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं, आघातवर्ध होते हैं। ठीक है, आघातवर्ध जिसको क्या बोलते हैं हम, मेलिएबिलिटी ऑफ ड्यूक्टिलिटी। ठीक है, उसके जो टूटने का गुण है, या उसको जो पीट के हम चादर, एक लोहे के छड़ को पीट के हम चादर बना सकते हैं, तो वो है उसकी आघातवर्ध। ठीक है, वह कितने आघात झेल सकता है, तन्य होता है वो। तन्य को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, कि उसको मेटल को खींच के हम क्या बना सकते हैं, तारों में तक कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि वह ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और इनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, सोना है, चांदी है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो ये सारी चीज़ों के इतने गुण होते हैं, चमक होती है इनमें, लस्टर होते हैं ये। ठीक है, आघातवर्धनीय जिसको मैंने बोला, मिलेबिलिटी होती है इसकी। फिर नेक्स्ट मैंने बोला कि इनमें क्या होती है, तनयता, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ड्यूक्टिलिटी। फिर ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, विद्युत के, और धातु के जो भी हमारे जो तार होते हैं वो सब क्या होते हैं, धात्विक खनिजों में आ रहे हैं। ऊष्मा के भी चालकता होती है इसमें, थर्मल कंडक्टिविटी में इसमें हमको देखने को मिलती है। तो इस आधार पर धात्विक खनिजों को तीन तरीके से हम देख रहे हैं, बहुमूल्य धातु हैं, लौह धातु हैं, और अलौह धातु हैं। बहुमूल्य धातु में हमको क्या दिख रहा है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। ठीक है, ये किसी भी दूसरे से बने नहीं होते हैं, इनमें कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलता, ये स्वतंत्र होते हैं। जबकि लौह धातु हैं, लोहा एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाली जो अन्य धातु हैं, उसकी वजह से लौह धातु बनती हैं। ठीक हो गया। अलौह धातु क्या है, इसमें जैसे तांबा है, सीसा है, जिंक है, टिन है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है, अलौह धातु हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट होता है फिर
अधात्विक तत्व जिसको हम बोल रहे हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं, ये वो तत्व होते हैं जिनमें धातुओं के विपरीत गुण मिलते हैं। मीन्स जो भी मेटेलिक एलिमेंट्स के गुण थे उसके विपरीत इसमें क्या मिलते हैं, हमको गुण मिलते हैं। जैसे यह क्या होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। लेकिन इसमें एक ग्रेफाइट ऐसा होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, जो पेंसिल के अंदर हमको ब्लैक कलर दिख रहा है वो है ग्रेफाइट। वह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। कभी आप उससे करंट, आपको करंट लग सकता है, पेंसिल अगर दोनों तरफ से छिली और आप लाइट से उसको जोड़ रहे हैं तो आपको करंट लगने की संभावना है। भंगुर होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रिटल, ठीक है। ब्रिटल क्या होता है, ब्रिटल का मतलब होता है अधातु ठोस अवस्था में भंगुर होती है। मीन्स वो आसानी से टूट सकती है, कोई भी अधातु है वह आसानी से क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। और तीसरा क्या होता है, इसमें जो लैक ऑफ लस्टर होता है, चमकहीन होती है। अधात्विक खनिज क्या होती है, चमकहीन होती है। जैसे इसमें डायमंड है, डायमंड अपने आप में क्या है, ब्लैक है, ठीक है। डायमंड बेसिकली एक मेटामॉर्फिक रॉक है, आगे मैं बताऊंगा मेटामॉर्फिज्म क्या है करके। मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। डायमंड बेसिकली किससे बनी होती है, कोयला, कोयले से बनता है क्या, ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट से बनता है लास्ट में हमारा हीरा या डायमंड। जैसे चूना पत्थर है, लाइम स्टोन है, यह क्या है, अधात्विक खनिज है। अभ्रक है, माइका जिसको हम बोल रहे हैं। गंधक है, सल्फर जिसे हम बोल रहे हैं। सो दीज आर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। अब हम समझे कि खनिज होता क्या है, ठीक है। इस बात को हमने समझा कि डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन का जो भी हमको एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, खनिज बोल रहे हैं। जो क्या होता है, नेचुरल होता है, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कुछ किसी भी तरीके का हो सकता है, जिसकी अपनी क्या होती है, एक परमाणुविक संरचना होती है और उसकी रासायनिक संगठन और भौतिक अपने गुण होते हैं, उसको हमने क्या बोला, खनिज। तो खनिज को हमने धात्विक और अधात्विक में समझा। तो धात्विक खनिज भी दो तरीके का होता है, एक लौह खनिज जिसको हम बोल रहे थे और एक अलौह खनिज जिसमें लोहे की मात्रा है और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं है। जैसे लौह अयस्क है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, निकेल है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है, ये तो सारे क्या हैं, लौह खनिज हैं। अगर हम अलौह खनिज की बात करें, तांबा है, एल्यूमिनियम है, टिन है, सीसा है, चांदी है, प्लेटिनम है, जिंक है, ये सब क्या हैं, अलौह तत्व, ठीक है, या अलौह खनिज। अब एक अधात्विक खनिज जो होते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला था डायमंड हो गया, लाइम स्टोन हो गया, ठीक है, मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, अभ्रक, जिप्सम, गंधक, पायराइट, एस्बेस्टस। सो दीज आर द थिंग्स जो क्या हैं, अधात्विक खनिज हैं, नॉन मेटेलिक हैं, ठीक है। इस आधार पर अब हम समझे कि खनिज क्या होता है, एक ऐसा प्राकृतिक तत्व जो कार्बनिक हो सकता है, अकार्बनिक हो सकता है, जिसकी अपनी क्या होती है, एक परमाणुविक संरचना होती है, रासायनिक संगठन होता है और भौतिक गुण होते हैं। इस आधार पर हम खनिजों को देखते हैं। तो आगे हम बात करेंगे अब किसकी, चट्टानें क्या है। अब चट्टान हमको क्या है, चट्टान समझते हैं तो हमको समझना पड़ता है स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल जिसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। तो लिथोस्फीयर क्या है, सतह से जिसको हम 100 किलोमीटर की गहराई तक के क्षेत्र को हम क्या बोल रहे थे, लिथोस्फीयर बोल रहे थे। तो इस लिथोस्फीयर पे क्या है, खनिजों का जो संगठित समूह है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है जो किसका, मिनरल्स का, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रॉक। तो खनिजों का संगठित समूह ही क्या कहलाता है, चट्टान कहलाता है। चट्टान बेसिकली अगर हम दृढ़ता के आधार पर देखेंगे, उनकी कठोरता के आधार पर देखेंगे, तो चट्टानें कैसी होती हैं, दो तरीके की होती हैं, ठीक है। नॉर्मली चट्टान किस तरीके की होती हैं, रॉक्स। इनकी दृढ़ता के आधार पर देखेंगे तो दो तरीके की होती हैं। पहली होती है हार्ड रॉक, जो क्या होती है, कठोर होती है, और दूसरी होती है सॉफ्ट रॉक, ठीक है, सॉफ्ट रॉक। हार्ड रॉक और क्या होता है दूसरा, सॉफ्ट रॉक। हार्ड रॉक क्या होता है, जैसे नीस है या डोलोमाइट है,
ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें बनी हुई हैं ये किससे बनी हैं, इसको बोल रहे हैं हम हार्ड रॉक। ठीक हो गया। अब हार्ड रॉक के बाद सॉफ्ट रॉक क्या है, जैसे सॉफ्ट रॉक्स में क्या है, चूना पत्थर है, लाइमस्टोन है, सैंड है, बलुआ पत्थर है, तो वो सब सॉफ्ट रॉक। तो ये किस आधार पर थी, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक है उसकी दृढ़ता के आधार पे। लेकिन अगर हम सामान्य वर्गीकरण देखें तो सामान्य वर्गीकरण में टाइप्स ऑफ रॉक 3 तरीके के हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस को ही बोलते हैं आग्नेय, सेडिमेंट्री को बोलते हैं अवसादी और मेटामॉर्फिक को बोलते हैं कायांतरित। तो ये 3 तरीके की चट्टानें हमको देखने को मिलती हैं। आइए हम एक एक करके समझते हैं इन तीनों चट्टानों को कि इनके क्या क्या गुण होते हैं। तो आग्नेय चट्टान, आग्नेय का मतलब है, जैसे कि आप आग्नेय से मतलब आग्नेय का स्पष्ट रूप से अर्थ देख रहे हो कि मतलब जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, अग्नि से उत्पत्ति हुई है। मीन्स ऐसी रॉक जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, अग्नि से हुई है। अब अग्नि कहाँ आई भैया, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर अग्नि आई है पृथ्वी के कहाँ से, सतह के नीचे से, जिसको हम बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर कहाँ पर होता है भैया, मैग्मा चैम्बर हमको पता है कि 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की गहराई का जो ये क्षेत्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक दुर्बलता मंडल। ठीक है, प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर। इस प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हमने देखा था कि गहराई पे जाते हुए तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान में वृद्धि कितनी होती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर। क्यों होती है, 2 कारण हमने देखे थे, एक तो दाब था और दूसरा क्या था, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ थे, रेडियो सक्रिय पदार्थ जो थे उनमें नाभिकीय विखंडन की वजह से क्या हो रहा था, गहराई पे जाते हुए तापमान में वृद्धि हो रही थी। तो 100 से 200 किलोमीटर जाते जाते तक तापमान इतना बढ़ जाता है कि यहाँ की चट्टानें क्या हो जाती हैं, पिघलने लगती हैं। ठीक है, अपने गलनांक बिंदु को प्राप्त करती हैं। यहाँ की चट्टानें किस अवस्था में हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। ठीक है, किस अवस्था में होती हैं, अर्ध तरल। ठीक है, अर्ध तरल अवस्था में। तो यहाँ से जब क्या निकलता है, ऊपर को मैग्मा निकलता है। ठीक है, यही है हमारा मैग्मा चैम्बर। यहाँ पे कहीं पे हमारा क्या बनता है, मैग्मा चैम्बर। इस मैग्मा चैम्बर से जब मैग्मा सतह की ओर आता है तो 2 तरीके की चीज़ें करता है। एक तो क्या करेगा, यही आंतरिक भागों में ही कहीं पे फंस जाएगा, मैटर की सतह को तोड़ नहीं पाया और आंतरिक भागों में ही क्या हो गया, जम गया। तो ये तो है, ये कैसी चट्टानें होंगी, आंतरिक चट्टानें। ठीक है, आंतरिक। और जिसको तोड़ के बाहर आ गया और बाहर पे इसने रॉक्स का निर्माण किया, चट्टानों का निर्माण किया, ये हैं बाह्य चट्टानें। ठीक है, तो इन्हीं को, आग्नेय चट्टानों को ही क्या बोला जाता है, आग्नेय चट्टानों को ही बोला जाता है प्राथमिक रॉक, क्योंकि यह पृथ्वी में सबसे प्राचीन रॉक्स हैं। ये पृथ्वी के गर्भ से बन रही है, पृथ्वी के सतह के नीचे से इनकी उत्पत्ति हो रही है, मैग्मा चैम्बर से इनकी उत्पत्ति हो रही है। दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। ठीक है, ये चट्टानें क्या होती हैं, काफ़ी कठोर होती हैं, और इन चट्टानों में जो रंध्र होते हैं, जो गैपिंग होती है, वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये बने किससे हैं, मैग्मा से बने हैं। मैग्मा कैसी अवस्था में है, तरल, अर्ध तरल अवस्था में है। जब बाहर निकलने की उसमें है तो अर्ध तरल अवस्था में है। तो 2 कणों के बीच का जो गैप है, इसमें बहुत महीन देखने को मिलता है, निचली सतह पे तो देखने को भी नहीं मिलता। ठीक है, आंतरिक जो भाग है उसमें से ये चीज़ें देखने को भी नहीं मिलती, लेकिन जो बाह्य भाग है इसमें क्या है, इस तरीके की एक कंडीशन है। 2 हमको चट्टानों का दिखेगा, ये है आंतरिक और ये है बाह्य। तो बाह्य भागों में हमको कण दिख रहे हैं, इन कणों के बीच में थोड़ा बहुत तब भी देखने को मिलेगा क्या, ये जिसको हम बोल रहे हैं रंध्र, गैप। ठीक है,
रंध्र, लेकिन यहाँ पे तो ये पूरा पिघलाव की अवस्था में ही होता है, ठीक है, जिसे शीतल होने में बहुत लंबा समय लगता है। इसीलिए ये क्या होता है, ऐसी अवस्था होती है कि जहाँ पे हमको चट्टानें कोई रंध्रहीन दिखती हैं, ठीक है, चट्टानों में कोई भी रंध्र देखने को नहीं मिलते, इसीलिए ये रंध्रहीन चट्टानें, कोई भी गैपिंग नहीं है दो चट्टानों के बीच में, ठीक है। अब क्या है, इनका भी रासायनिक आधार पे इन चट्टानों का भी क्या है, ये चट्टानें भी रासायनिक आधार पर दो तरीके की होती हैं। कौन सी? आग्नेय चट्टानें। वो दो तरीके कौन कौन से हैं आपको बताता हूँ। ये होती हैं एक मैफिक चट्टान और दूसरी होती हैं फेल्सपिक चट्टान। अब मैफिक और फेल्सपिक में क्या डिफरेंस है ये हम समझते हैं। तो ये क्या होते हैं, आग्नेय चट्टानें दो तरीके की होती हैं। पहला क्या है, मैफिक, पहला, और दूसरा क्या है, फेल्सिक। मैफिक चट्टानें क्या होती हैं, जिनका जो पीएच मान होता है, ठीक है, बेसिकली वो 7 से अधिक होता है, ठीक है, पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसिक। बेस, ठीक है, बेस कितना होता है, मोर देन 7, ठीक है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, 7 होता है न्यूट्रल, जिसको हम जल के लिए मान रहे हैं कि वो क्या है, 7, उसका पीएच मान न्यूट्रल होता है। फेल्सिक में यह क्या होता है, एसिडिक, ठीक है, अम्लीय होता है। इसका पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, ठीक है, 7 से कम होती है। तो इस आधार पे हमको क्या देखने को मिलते हैं, रासायनिक गुणों के आधार पे हमको आग्नेय चट्टानें दो तरीके की देखने को मिलती हैं, मैफिक और फेल्सिक। तो इसके जैसे कुछ उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, बेसाल्ट है, एंडेसाइट है, ग्रेनाइट है, डायनोनाइट है, रायोलाइट है, साइनाइट है, चारकोलाइट है, खंडोलाइट है, ग्रेबो है। ये सारे क्या हैं, इसके अलग अलग उदाहरण हैं, किसके, आग्नेय शैलों के। जैसे क्या है, बेसाल्ट है, बेसाल्ट से निर्मित चट्टान होती है, ग्रेनाइट से निर्मित चट्टान होती है, ठीक है, ग्रेबो से निर्मित चट्टान होती है, चारकोलाइट से निर्मित चट्टान होती है, चारकोलाइट से निर्मित चट्टान होती है, ठीक हो गया। और रायोलाइट है, सो ये क्या है, रायोलाइट। सो दीज आर द रॉक्स ऑफ, कौन से रॉक हैं ये, इग्नियस, ठीक है, कौन से हैं, इग्नियस, मीन्स जिनकी उत्पत्ति आग से हुई है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक, प्राइमरी रॉक्स, ठीक है, इसीलिए इनको प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। प्राइमरी रॉक्स के बाद होती हैं जो दूसरी चट्टानें होती हैं, उनको हम बोलते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को अब हम समझते हैं, तो इसका ये एक शब्द होता है, लैटिन भाषा का नाम है सेडिमेंट्री, ठीक है। इस सेडिमेंट्री शब्द, अवसादी शब्द को ही क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री जो रॉक होती है वह एक लैटिन भाषा का शब्द होता है, जिसका वो होता है सेडिमेंट्स, सेडिमेंट से लिया गया है सेडिमेंट्री शब्द, और उसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना, एक क्रमबद्ध रूप से होना। इसी को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स, ठीक है, सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स से ही क्या बना है, सेडिमेंट्री रॉक का उत्पत्ति हुई है, और शब्द कहाँ का है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो पृथ्वी की सतह पे जो आग्नेय शैल है, अवसादी शैल है, कायांतरित शैल है, जब इनमें दो तरीके के बल काम करते हैं, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर दो तरीके के बल काम करते हैं, एक होते हैं आंतरिक, जिसको हम अंतर्जात बोलते हैं, और एक होता है बाह्य, जिसको हम बहिर्जात बल बोलते हैं, अंतर्जात बल बोलते हैं। अगले क्लास में हम यही बात समझेंगे पूरे विस्तार पूर्वक कि आंतरिक बल क्या है, बाह्य बल क्या है। तो आंतरिक बल इतना तो समझ सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से
पृथ्वी के सतह की ओर लगने वाले बल को ही हम क्या बोलते हैं, आंतरिक बल बोलते हैं। और आंतरिक बलों के कारण ही यहाँ पे क्या हो रहे थे, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही थी, कहीं दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही थी, कहीं एक दूसरे के समानांतर प्लेटें निकल जा रही थी। तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ी है, वो सब आंतरिक बल और बाह्य बलों को ही हमको समझाने का एक प्रयत्न था। ठीक है, तो अवसादी सेल ऐसे सेल होते हैं जो क्या होते हैं, बहिर्जात बल और अंतर्जात बलों के निक्षेप से जो बने होते हैं। बेसिकली अंतर्जात बल, जिसको इंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं, वो क्या करता है, पृथ्वी की सतह पे बहुत सारे डिस्टरबेंसेस उत्पन्न करता है। उन डिस्टरबेंसेस को खत्म करने के लिए पृथ्वी के बाह्य भाग से बहिर्जात बल काम करते हैं, जिसको हम बाह्य बल बोलते हैं। बेसिकली उसमें होता है अनाच्छादन की प्रक्रिया। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया, अनाच्छादन, डेन्यूडेशन। ठीक है, किसकी प्रक्रिया, डेन्यूडेशन। मैंने अपने YouTube में 2-3 लेक्चरों में इन पूरे प्रोसेस को समझाया है कि डेन्यूडेशन क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है। आप लोगों को मैं लिंक इस क्लास के नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उसको देखिएगा, डेन्यूडेशन, अपक्षय, अपर्दन। तो जो डेन्यूडेशन की पूरी प्रोसेस होती है, अनाच्छादन की पूरी प्रोसेस होती है, अनाच्छादन की पूरी प्रोसेस में जो अपक्षय होता है, अपक्षय का मतलब चट्टानों का अपनी जगह पे टूटना, अपर्दन का मतलब चट्टानों का अपनी जगह से टूटे हुए मटेरियल का हटना, उसके बाद होता है परिवहन, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, और उसके बाद होता है निक्षेपण। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं अनाच्छादन की प्रोसेस में। और यही अनाच्छादन की प्रोसेस जब किसके साथ, वायुमंडलीय जो गतियां हैं उनके साथ मिलके, या जलवायुविक जो थिंग्स हैं, जो जलवायुविक एलिमेंट्स हैं, उनके साथ जब मिलके कार्य करती है, तो इसी को हम बोलते हैं बहिर्जात बल। ठीक है, पृथ्वी के बाह्य भाग से लगने वाला बल। इसी से अब इसकी क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं अवसादी सेल की। तो भूसतह के स्थलमंडल के ऊपरी भाग में जो भी चट्टानें हमको मिल रही हैं, ठीक है, कहाँ पे, ये पूरे स्थलमंडल है, मैंने बोला कितना, 100 किलोमीटर की गहराई तक लगभग हमने स्थलमंडल माना, इसको क्या माना, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर के आंतरिक भाग में तो हमको देखने को मिलेंगी दो तरीके की चट्टानें, आग्नेय मिलेंगी और रूपांतरित मिलेंगी, जिसको हम कायांतरित या मेटामॉर्फिक बोलेंगे। लेकिन इसकी सतही भाग पे लगभग 75% चट्टानें कौन सी हैं, सेडिमेंट्री रॉक है। यही रॉक है अवसादी सेल है। ठीक है, अब अवसादी क्यों बोला, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि सेडिमेंट का मतलब ही होता है अवसाद। ठीक है, या व्यवस्थित होना। किस शब्द, कहाँ से लिया गया शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, कौन सा, सेडिमेंट। पहली विशेषता होती है इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं अवसादी सेल की। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि इन चट्टानों में जीवाश्मों के अवशेष मौजूद होते हैं। मेन से इसमें जो जीवाश्म होते हैं वो मिलते हैं, जबकि आग्नेय सेल में कोई भी जीवाश्म हमको नहीं मिलते। ठीक है, क्योंकि किससे उत्पत्ति होती है, आग से, अग्नि से उसकी उत्पत्ति मानते हैं। दूसरा इसमें क्या है, चट्टानों में रंध्र मिलते हैं। ठीक है, हमको क्या मिलते हैं, रंध्र मिलते हैं। क्या है, जैसे ये एक कोई लेयर बिछी, अब इस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर कल को तो बिछनी नहीं जाएगी, तो इसमें टाइम लगेगा बिछने में। तो यहाँ पे बीच में क्या मिलेंगे हमको, पोर मिलेंगे, रंध्र मिलते रहेंगे। तो इसमें क्या मिलते हैं, रंध्र मिलते हैं। तीसरी विशेषता क्या होता है, तो जब रंध्र होते हैं, रंध्रों से इसमें अंदर पानी चला जाता है, जिसके कारण दो स्थिति होती है। इसमें बनता है दबाव की स्थिति और जो तापमान में भी डिफरेंसेस लाता है। ठीक है, पानी जब अंदर जाता है, वर्षा का जल जब रंध्रों से अंदर जाता है, तो इसी में जब दाब होता है और प्लस ताप होता है, इससे बनता है, यह किस में बदल जाता है, पेट्रोलियम में। किस में बदल रहा है, पेट्रोलियम में बदल रहा है। तो जो आंतरिक भागों में जो हमको क्या मिल रहा है, पेट्रोलियम मिल रहा है, जीवाश्म ईंधन जिसको बोलते हैं। तो जीवाश्म ईंधन इसी वजह से ही हमको यहाँ पे मिल रहा होता है।
नेक्स्ट होती है, इसमें परतें होती हैं। जैसे ये एक परत है, इसको हम ए परत बोल दें, ठीक है। ये फिर बी परत है, ये सी परत है, ये डी परत है, ये ई परत है। तो इसमें क्या मिलती है, बेसिकली हमको लेयरिंग मिलती है। लेयरिंग मिलती है किसमें, अवसादी सेल में हमको लेयरिंग देखने को मिलती है। और उसके बाद क्या होता है, निचली परतों में ऊपरी परतों के दबाव के कारण निचले परत का क्या होता है, घनत्व बढ़ जाता है। तो जैसे ई परत जो हमको देखने को मिल रही है सबसे ऊपरी परत है, और ए परत क्या है, सबसे निचली परत है। तो ई परत का जो घनत्व होगा उससे अधिक घनत्व एक परत का होगा, क्योंकि ई का वेट डी पे पड़ा, डी का सी पे, सी का बी पे, बी का ए पे। तो ए के ऊपर मतलब डी से ई डी सी बी सबका दबाव पड़ रहा है। तो दबाव से क्या होता है, जो चट्टानों का घनत्व होता है वह बढ़ जाता है। इसलिए सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में हमको आंतरिक भागों पर जाते हुए, अंदर की ओर जाते हुए दबाव या घनत्व में हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यह डिफरेंस किसकी वजह से है, दबाव की वजह से। ऊपरी परत जो है उसका निचली परत पे पड़ने वाले दाब से उसका क्या होता है, घनत्व में बदलाव आता है। इसके जैसे हमको एग्जाम्पल हैं सेडिमेंट्री रॉक के, वो है बालू का पत्थर, ठीक है, और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हम संगमरमर या चूना वगैरह, जो भी चूने की चट्टानें हैं, तो ये सब क्या हैं, अवसादी चट्टानें हैं, या क्वार्ट्जाइट की चट्टानें हैं, या फिर जलोढ़ मृदा की जो स्थिति है वो सब क्या है, हमारे अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानों में जैसे मुख्य रूप से बालू का पत्थर मिला हमको, सैंडस्टोन, कोल मिलता है हमको, ठीक है, क्या कोयले की संरचना हमको जो देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, बेसिकली अवसादी चट्टानें हैं। किससे बनी हैं, अवसादों से मिलके बनी हैं। अब कोल की अगर हम बात करें तो कोल 4 तरीके का होता है। एक इसकी मैं आपको बहुत आसान सी ट्रिक बताता हूँ कोयले की याद करने की, कि जो कोयले को याद करने की ट्रिक है वो है पीली BA में, ठीक है, कुछ भी पी लिया आपने तो वो इसको याद रखना, पीली BA में। अब पी से क्या है, पीठ। जब पीठ कोयले में दाब पड़ता है और तापमान में बदलाव आता है तो ये बदल जाता है किस में, लिग्नाइट में। जब लिग्नाइट में ताप और दाब परिवर्तन होता है तो यह बदल जाता है किस में, बिटुमिनस में, बिटुमिनस। जब इसमें ताप और दाब में बदलाव आता है तो बिटुमिनस बदल जाता है किस में, एंथ्रेसाइड में, एंथ्रेसाइड। तो एंथ्रेसाइड में बदल जाता है। जब यही एंथ्रेसाइड में और ताप और दाब लगता है, ताप और दाब, तो ये बनता है किस में, ग्रेनाइट में। और जब ग्रेनाइट में ताप और दाब लगता है तो ये बन जाता है क्या, हीरा, जिसको हम डायमंड बोल रहे हैं। तो कोयले से, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कोयला, कोयले से क्या बन जा रहा है, हीरा। इसीलिए बोलते हैं हीरे की पहचान जौहरी को होती है। तो हीरे को वही पहचान पाता है जो उसके बारे में नॉलेज रखता है। तो यह है तापमान का अंतर या दबाव के अंतर से, जिसमें हमको क्या मिल रहा है देखने को, अलग अलग तरीके के हमको कोयले के प्रकार देखने को मिल रहे हैं। तो पीठ से क्या बना, लिग्नाइट बना। तो लिग्नाइट को बहुत बार आता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसी भी एग्जाम में। लिग्नाइट को बोलते हैं प्राथमिक कोयला, ठीक है, प्राथमिक कोयला। लिग्नाइट ही क्या है, प्राथमिक कोयला है, क्योंकि यह निकृष्ट या सबसे निम्न प्रकार का कोयला मिलता है। पीट कोयला सबसे निम्न प्रकार का कोयला है, जबकि एंथ्रेसाइड कोयला सबसे उच्च प्रकृति का कोयला है। तो एंथ्रेसाइड में क्या होता है, 90% से अधिक, उससे ज़्यादा इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, कार्बन देखने को मिलता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला मिलता है, ठीक है। और अगर पूरे भारत की हम बात करें,
ठीक है। तमिलनाडु में मिलता है लिग्नाइट सबसे अधिक। अगर हम पूरे भारत में बात करें कि कौन सा कोयला सबसे ज़्यादा है, वो है बिटुमिनस। कौन सा है? बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला पूरा भारत में लगभग 95% है। पूरे भारत में लगभग 95% हमको क्या मिलता है? यहाँ पर मिल रहा है हमको बिटुमिनस कोयला। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक कोयला। तो कोयले की ये इनको आप याद कीजिएगा, वो है पीलीबीए में, ठीक है। पीलीबीए में, पी से पीट कोयला, उसमें जब ताप और दाब में अंतर देखने को मिला, वो बना किस में? लिग्नाइट कोयले में। जब उसमें ताप और दाब का अंतर जब हुआ तो वह बना बिटुमिनस में। बिटुमिनस में जब ताप और दाबीय परिवर्तन हुआ तो वह बना एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड में जब तापीय और दाबीय अंतर मिला तो ग्रेनाइट बना, और उसी में जब ये कंडीशन हुई तो यह हीरा बना। तो यह बेसिकली क्या है? हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक है, कोयला, ठीक है। कोयला एक सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। ऐसा ही होता है चूना पत्थर, जो अल्टीमेटली क्या होता है उनमें? मेटामॉर्फिज्म। तो ये सब मेटामॉर्फिज्म है। पीट कोयले में भी मेटामॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है, तभी लिग्नाइट बना। लिग्नाइट में देखने को मिल रहा है, तभी बिटुमिनस बना। बिटुमिनस में देखने को मिल रहा है, तभी एंथ्रेसाइड बना। इसमें हो रहा है तो ग्रेनाइट बना। ग्रेनाइट में हो रहा है तो हीरा बना, डायमंड बना। तो यह सब किस वजह से हो रहा है? उसमें कायांतरण की वजह से, ठीक है, उसके रूप में परिवर्तन की वजह से। तो हम इसी को बोल रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक का यह उदाहरण था कोयला, और उसी में जब रूपांतरण होता है तो हम देखने को मिलता है कि फिर चीज़ें और बदल जाती हैं। नेक्स्ट प्रकार है, इसको बोलते हैं हम कायांतरित सल। कायांतरित का मतलब है रूप का बदल जाना या स्वरूप का बदल जाना। स्वरूप किसकी वजह से बदलता है? स्वरूप बदलता है दाब की वजह से, स्वरूप बदलता है आयतन की वजह से, स्वरूप बदलता है तापमान की वजह से। तो इन्हीं तीनों को बोलते हैं पीबीटी, ठीक है। पीबीटी क्या है? दाब है, ठीक है। जैसे कायांतरित को आप समझिए, इसको बोलते हैं क्या? पीबीटी। पी से प्रेशर होता है, वी से वॉल्यूम, और टी से टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। इन तीनों का जब किसी भी चीज़ पे प्रभाव पड़ता है तो उसमें क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। उसमें आता है रूपांतरण, ठीक है। रूपांतरण का मतलब है रूप में बदलाव, ठीक है। क्या आता है? रूप में बदलाव। इसकी वजह से हमको किसी भी चीज़ में क्या दिखता है? मेटामॉर्फिज्म दिखता है। जैसे इसको ऐसे समझिए, यह कोई चट्टान है, इसमें ये बड़े बड़े कण थे, ठीक है, ये बड़े बड़े कण थे। ये बड़े बड़े कण क्या थे? या तो आग्नेय थे, आग्नेय चट्टान थी, या अवसादी चट्टान थी। अब इनमें जब क्या हुआ? ताप दाब बदलाव हुआ, प्लस क्या हुआ? लंबा समयांतराल, समय का लंबा गैप। जब इसमें ये तीन चीज़ें हुई तो इसने क्या किया? यही कण बहुत छोटे छोटे कणों में बदल गए, इस तरीके से, ठीक है। ये कण क्या हो गए? इस तरीके से बदल गए। तो क्या हुआ? ये बड़े बड़े कणों का इसमें क्या हो गया? रूप बदल गया, रूप में बदलाव आया। तो इसी रूप में बदलाव को ही हम क्या कह रहे हैं? कायांतरित बोल रहे हैं, या कायांतरण बोल रहे हैं, मेटामॉर्फिज्म बोल रहे हैं। तो ये बोलता है कि मेटामॉर्फिज्म तीन वजहों से होता है। वो कौन कौन से तीन कारण थे? दाब था, प्रेशर था, आयतन था, वॉल्यूम था, और ताप था। इन तीन वजहों से किसी भी तत्व में क्या आते हैं? बदलाव आते हैं। क्या होता है जब पृथ्वी के में विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण क्या होते हैं? शैलें निचले स्तर से बलपूर्वक खिसक जाती हैं, और भूपृष्ठ पर उठता हुआ मैग्मा क्या आता है? जब पहुंचता है तो उससे क्या होता है? ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायांतरण होता है। कह रहा है कि ये कोई लेयरिंग है, इस तरीके से समझिए।
लेयरिंग है तो सबसे ऊपर की लेयर का सबसे निचले लेयर पे क्या पड़ रहा है, दाब पड़ रहा है, दाब में बदलाव हो रहा है। ऊपरी सतह से निचले की सतह पे क्या हो रहा है, दाब में परिवर्तन हो रहा है। यह क्या कर रहा है, घनत्व को बदल रहा है। तो घनत्व का बदलना ही क्या है, रूप का बदलना, रूप में बदलाव। ठीक है, उसके घनत्व अगर बदल रहा है तो उसके रूप में भी क्या हो रहा है, बदलाव देखने को मिल रहा है, कायांतरण देखने को मिल रहा है। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के टूटने और उसके पिसने के कारण क्या होता है, वास्तविक शैलियों में जो यांत्रिक व्यवधान होते हैं, जो भौतिक व्यवधान होते हैं, उनमें पुनः संगठित होना ही गतिशील कायांत्रित कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिकी व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरण कहलाता है। तो उसके बाद है ऊष्मीय कायांतरण। ऊष्मीय कायांतरण किसको बोल रहे हैं हम, ऊष्मीय कायांतरण का मतलब है जो किसकी वजह से बदल रहा है, सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ऊष्मीय कायांतरण क्यों हो रहा है, तापमान की वजह से। ठीक है, जब तापमान किसी सेल पे ज़्यादा लग रहा है तो अगर हम उसमें तापीय बदलाव देखने को मिलेगा हमको, ऊष्मीय जिसको हम बोल रहे हैं क्या, ऊष्मीय कायांतरण। ऊष्मीय कायांतरण का मतलब किसकी वजह से है, तापमान की वजह से। अब मैंने आपको बोला कि पीट कोयला बदल के किस में बदल गया, पीट बदल गया लिग्नाइट में। किसकी वजह से बदला, ताप और दाब की वजह से। तो तापमान ने क्या किया, इसके रूप को ही बदल दिया, और रूप को बदला तो इसको किस में बदल दिया, लिग्नाइट में। लिग्नाइट के ही रूप को बदल के किस में बदल दिया, बिटुमिनस में। ऐसे ही चलते चलते यह किस में बदल गया, हीरे में। ठीक है, यह बदल गया हीरे में, डायमंड में। तो डायमंड में बदल गया, तो डायमंड में बदलने का मतलब है किसकी वजह से बदला, ताप और दाब की वजह से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कायांतरित चीज़ें हैं, कायांतरण सेल हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेल चक्र। ठीक है, सेल चक्र क्या है, अब जिसको हम बोलते हैं क्या, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रॉक साइकिल में होता क्या है। रॉक साइकिल में अगर हम इसको बेसिकली नॉर्मली समझें तो रॉक साइकिल किसको बोलते हैं, देखो रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में क्या होता है, कोई भी चट्टान एक लंबे समयांतराल तक, कोई भी चट्टान एक लंबे समयांतराल तक, समयांतराल के बाद भी, समयांतराल के बाद अपना रूप परिवर्तित करती है, रूप परिवर्तित करती है। ठीक है, तथा अंत में आग्नेय सेल में ही बदल जाती है, में ही बदल जाती है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, रॉक साइकिल बोलते हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल चक्र। सेल चक्र में क्या कह रहा है, कोई भी चट्टान क्या है, एक लंबे समयांतराल के बाद अपने रूप में परिवर्तित करती है और अंत में किस में बदल जाती है, आग्नेय सेल में ही बदल जाती है। उसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल। जैसे मैग्मा है, मैग्मा बाहर निकला, मैग्मा से क्या बना, इग्नियस रॉक बनी, आग्नेय सेल बनी। अब देखना, इस पूरे प्रोसेस को समझना। मैग्मा कहाँ से निकला, पृथ्वी के आंतरिक भाग से, और आंतरिक भाग में कहाँ से मैग्मा आया, हीट और टेम्परेचर की वजह से, तापमान की वजह से। और यहाँ पे कहाँ से मैग्मा आया, क्योंकि ये जब चट्टानें आंतरिक भागों में गई तो आंतरिक भागों में जाते हुए चट्टानें क्या हुई, अपने गलनांक बिंदु को प्राप्त हो गई,
और गलनांक बिंदु को प्राप्त क्यों हुई? क्योंकि यहाँ आंतरिक भागों पर जाते हुए तापमान क्या होता है? अधिक होता है। तो यहाँ इग्नियस सेल बनी। सबसे पहले मैग्मा बाहर निकला, मैग्मा बाहर निकला तो उसमें हुआ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन से क्या बनी? इग्नियस रॉक बनी। इग्नियस रॉक में या आग्नेय चट्टान में क्या हुआ? जब बाह्य बल लगे, ठीक है, जब उसमें वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, डिपोजिशन हुआ, जिसको मैंने अभी डेन्यूडेशन बोला था, ठीक है, क्या बोला था? डेन्यूडेशन। तो डेन्यूडेशन जिसको हम अनाच्छादन बोलते हैं, जब इग्नियस रॉक में क्या हुई? अनाच्छादन की प्रकृति या अनाच्छादन की जो प्रक्रिया हुई, अनाच्छादन की प्रक्रिया ने इसको किस में बदल दिया? सेडिमेंट्री रॉक में। अब सेडिमेंट्री रॉक में इसको बदला तो सेडिमेंट्री रॉक आगे चल के क्या हुई? कॉम्पैक्ट हुई, ठीक है, चिपकी, आपस में अपने रूप में बदलाव आया। तो ये ही सेडिमेंट्स, ठीक है, सबसे पहले अनाच्छादन से क्या बने? सेडिमेंट बने। सेडिमेंट से ही क्या हुआ? जब उनमें ये हुआ सीमेंटेशन और कॉम्पैक्शन, या जिसको हम बोल रहे हैं कॉम्पैक्शन हुआ या सीमेंटेशन हुआ, उससे क्या बनी? अवसादी चट्टान बनी। क्या बनी? अवसादी चट्टान बनी। अब अवसादी चट्टान में जब क्या हुआ? हीट और प्रेशर लगा, ताप और दाब का परिवर्तन हुआ, तो यह किस में बदल गया? मेटामॉर्फिक रॉक में बदल गया। अब एक तरफ तो सीधे सीधे मेटामॉर्फिक रॉक में बदला, कायांतरित चट्टान में बदला, दूसरा क्या हुआ? यहीं से यहाँ अंदर आंतरिक भागों में फिर चला गया। तो आंतरिक भागों में चला गया तो यहीं से यह किसका रूप लेगा? फिर से यहाँ पे मैग्मा चैम्बर तक पहुँच जाएगा, मैग्मा को बदलने में इसने अपना सपोर्ट करेगा। वैसे ही मेटामॉर्फिक जो चट्टान है, ठीक है, इसको समझिए। मेटामॉर्फिक चट्टान या तो मेल्ट होके क्या बनी? फिर से मैग्मा बनी, तो ये क्या बन जाएगी? इग्नियस रॉक। या यह क्या होगी? इस वेदरिंग होगी, इसमें इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा, ठीक है, डेन्यूडेशन की पूरी प्रोसेस होगी, तो यह किस में बदल जाएगी? सेडिमेंट्री रॉक में, ठीक है। तो रॉक साइकिल का मतलब है एक रॉक जब उसमें अनाच्छादन की क्रिया होती है, सेडिमेंट में बदलती है, सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक में जब कायांतरण होता है, मेटामॉर्फिज्म होता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक बनाती है। और वही सेडिमेंट्री रॉक डायरेक्टली फिर से पृथ्वी के आंतरिक भागों में पहुंचने पर वहाँ पे वो क्या हो जाती है? सीधे सीधे मैग्मा चैम्बर में मैग्मा का निर्माण करती है, और अगेन वह वहाँ से क्या बनाने लगेगी? इग्नियस रॉक बनाने लगेगी। मीन्स एक रॉक अल्टीमेटली कहाँ जाके ख़त्म हो रही है? आग्नेय सेल पे जाके ख़त्म हो रही है, या मैग्मा चैम्बर में जाके ख़त्म हो रही है। तो मैंने वही जो स्टार्टिंग में बोला था कि जो हमने इसकी परिभाषा लिखी हुई है रॉक साइकिल की, कि कोई भी चट्टान एक लंबे समय अंतराल के बाद क्या करती है? अपने रूप में परिवर्तित करती है, और अंत में क्या किस में बदल जाती है? आग्नेय सेल में बदल जाती है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? रॉक साइकिल बोल रहे हैं, ठीक है। तो यह एक पूरा सर्किल है, जिसको हमको इस ऊपर वाले फिगर में हमने देखा था कि यह पूरा क्या है? एक सर्किल है, जो किसकी वजह से बदलाव आ रहा है? जिसमें ताप, दाब और तीसरा क्या है? समयांतराल, ठीक है। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तापमान है, दबाव है और लंबा समय है। इन तीन वजहों से ही क्या बन रहा है? कोई आग्नेय सेल क्या बन रही है? अवसादी बन रही है, या आग्नेय सेल सीधे सीधे मेटामॉर्फिक बन रही है, कायांतरित बन रही है, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक सीधे सीधे मैग्मा चैम्बर में जाके किस में बदल जा रही है? मेल्ट हो जा रही है, और मेल्ट होके फिर से मैग्मा बाहर निकल रहा है, और मेटामॉर्फिक रॉक कन्वर्टेड इनटू इग्नियस रॉक। या फिर मेटामॉर्फिक रॉक में क्या हो रहा है? वेदरिंग हो रही है, इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, इट्स अगेन बिकम सेडिमेंट, और सेडिमेंट टू बिकम सेडिमेंट्री रॉक। तो हर चट्टान का क्या है? दूसरे चट्टान से लिंक है। तो इसी को हम बोल रहे हैं साइकिल, कि कोई भी चट्टान कैसे पूरे एक सर्किल से निकल के अल्टीमेटली किस में पहुंच जाती है? अपने पुराने रूप में, या आंतरिक जो सबसे प्राथमिक रूप है, जिसको हम आग्नेय सेल बोल रहे हैं, उसमें बदल जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। इसको इस तरीके से समझिए।
आग्नेय है, आग्नेय सेल है। आग्नेय सेल में क्या हुआ, आग्नेय सेल में अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ। किस में बदल गई, अवसादी में, अवसादी बन गई। आग्नेय ही अपक्षय और अपर्दन हुआ। यही अवसादी में जब क्या होगा, यह आंतरिक भागों में जाएगी, मैग्मा बनेगा। मैग्मा से यह किस में बदल गया, फिर से आग्नेय में बदल गई। अब अवसादी सेल में क्या हो रहा है, देखिए ताप बदल रहा है और दाब बदल रहा है। यह किस में बदल जा रहा है, रूपांतरित में, ठीक है, रूपांतरित सेल में बदल जा रही है। अब रूपांतरित सेल में किसकी वजह से बदली, ताप और दाब की। लेकिन जब रूपांतरित सेल में क्या होगा, अपक्षय, इसमें क्या होगा, अपर्दन, इसमें क्या होगा, निक्षेपण। तो रूपांतरित सेल किस में बदल जा रही है, आग्नेय में, ठीक है। और इसी रूपांतरित सेल में जब यह क्या होगा, इसमें ताप और दाब लगा, ठीक है। ताप दाब और लंबा समय, लंबा समय, इसकी वजह से यह किस में बदला, आग्नेय में, ठीक है। किस में बदल गया, आग्नेय सेल में बदल गया। और आग्नेय सेल में क्या हो गया, या यहाँ से आग्नेय सेल, सॉरी ये उल्टी प्रोसेस होती है। आग्नेय सेल में ताप और दाब लगेगा तो यह किस में बदल गया, लंबे समय के बाद रूपांतरण में। और रूपांतरण का जब क्या हुआ, मैग्मा में बदला, यह मैग्मा में बदला। तो मैग्मा में बदल के यह किस में बदल गया, फिर से आग्नेय सेल में। तो इसका मतलब अल्टीमेटली कोई भी सेल अपने प्राथमिक हिस्से में जाने की कोशिश में लगी हुई है। तो ये हैं कुछ चट्टानें और उनके रूपांतरण रूप, जिसमें अगर हम देखेंगे तो आग्नेय चट्टानें कैसे रूपांतरित हुई हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टानें किस तरीके से रूपांतरित हुई हैं ये आप समझिए। इसमें जैसे आग्नेय सेल है, ठीक है, आग्नेय सेल का रूपांतरण हुआ है किस में, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का किस में हुआ है, नीश में। बेसाल्ट है, बेसाल्ट का किस में हुआ है, एम्फीबोलाइट में, एम्फीबोलाइट में, ठीक है। ग्रेबो, ग्रेबो किस में बदला है, सर्पेंटाइन में। बेसाल्ट, बेसाल्ट किस में बदला है, सिस्ट में, ठीक है। अब इसको इस तरफ देखिए, अब दूसरे साइड देखिए, तो जब ग्रेनाइट में क्या लगता है, प्रेशर, दबाव लगता है, तो ग्रेनाइट किस में बदल जाता है, नीश में बदल जाता है। क्ले और सेल जो है, जब उसमें दाब की क्रिया होती है तो यह किस में बदल जाता है, सिस्ट में बदल जाता है। सैंडस्टोन, बालू का पत्थर, जब उसमें बहुत ज़्यादा ताप लगता है, तापीय बदलाव के कारण इसका मेटामॉर्फिज्म होता है क्वार्टजाइट में। क्ले और सेल में जब ताप बदलता है, ठीक है, तापीय बदलाव के कारण यह स्लेट या फाइलाइट में बदल जाता है। कोल है, जिसमें ताप बदलता है तो यह किस में बदल जाता है, एंथ्रेसाइड में। और एंथ्रेसाइड किस में बदलता है, ग्रेफाइट में, जिसको मैं ग्रेनाइट भी बोल रहा था, ठीक है, ग्रेफाइट है वो, ठीक है। अर्लियर उसको थोड़ा सा मिस्टेक से मैं ग्रेनाइट बोल रहा था, तो वो किस में बदल रहा है, ग्रेफाइट में, ठीक है। और जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन हीट की वजह से किस में बदल रहा है, मार्बल में। तो जहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पीली BM वाली, इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। इसमें करेक्शन है कि एंथ्रेसाइड में जब क्या होता है, ताप और दाब बदलाव होता है, तो यह किस में बदलता है, ग्रेफाइट में, ठीक है। मैंने ग्रेनाइट बोल दिया था, उसके लिए आई एम सॉरी। तो ये ग्रेफाइट में बदलता है, और ग्रेफाइट में जब ताप और दाब लगता है तो यह किस में बदलता है, हीरे में बदलता है। तो यह एक कंडीशन है जिसमें हमने सीखा कि हमने इस तरीके से चीज़ों को सीखा था कि कैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह किस तरीके से अणु का निर्माण करते हैं, एटॉम का निर्माण करते हैं, ठीक है, प्रोटॉन, परमाणु का निर्माण करते हैं, जिसमें ये तीन जो अलग अलग थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से एक परमाणु या एटॉम का निर्माण होता है। इनमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है,
डिफरेंट मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से एलिमेंट बनता है, डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिनरल बनते हैं और डिफरेंट मिनरल के कॉम्बिनेशन से रॉक बनते हैं। और फिर हमने 3 तरीके की रॉक्स देखी, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित सेल। और उसके बाद देखा हमने सेल का जो एक पूरा सिस्टम होता है, एक साइकिल होता है कि कैसे कोई भी सेल एक लंबे समय के बाद किस में बदल जाती है, अंत रूप में आग्नेय शेल में बदल जाती है। तो हमने इन सारी बातों का अध्ययन आज किया अपने इस क्लास में। अपनी अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे जो पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचनाएं हैं वह किस तरीके से निर्मित हुई हैं। पृथ्वी के भूगर्भिक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे अंतर्जात बल और बहिर्जात बल पृथ्वी की जो भी भूगर्भिक संरचनाएं हैं, जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस हैं उसमें किस तरीके से वह कार्य कर रहे हैं, इसको हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।